सभी को नमस्कार। मैं विमल प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और बीए फर्स्ट ईयर और एमए फाइनल में पुस्तक जो चलती है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर या इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी भारतीय राजनीतिक विचारक या भारतीय राजनीतिक चिंतन, उस पुस्तक के सिलेबस का ये हिस्सा है। महात्मा गांधी से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और हर साल आता है। उसमें ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं महात्मा गांधी के पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी कई बार पॉलिटिकल थॉट्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का कौन सा राजनीतिक विचार है या कौन सा राजनीतिक विचार नहीं है। तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। ये क्वेश्चन जो महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए, हर साल एक साल छोड़ के हर साल रिपीट होता रहता है लगभग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं महात्मा गांधी के पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। दरअसल महात्मा गांधी धर्म और राजनीति दोनों का अटूट संबंध मानते थे। वो कहते थे कि जिस प्रकार बबूल के वृक्ष पर आम नहीं उग सकते, उसी प्रकार राजनीति जो धर्म से विहीन हो वो कभी अच्छे फल नहीं दे सकती है। धर्म और राजनीति जो है उन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। और उन्होंने राजनीति के आध्यात्मिकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मेरे लिए धर्म विहीन राजनीति मृत्युजाल के समान है। राजनीति धर्म के अधीन होती है और धर्म से जो राजनीति अलग हो गई उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वह आत्मा को मारने वाली होती है, मृत्युजाल होती है। गांधी जी ने धर्म व राजनीति के निकट संबंधों पर बल देते हुए कहा है कि राजनीति का संचालन नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, अर्थात राजनीति का आध्यात्मिकरण किया जाना चाहिए। वो ये भी कहते थे कि साध्य की पवित्रता के साथ ही साधन की पवित्रता को स्वीकारा जाना चाहिए, अर्थात नैतिकता का दोहरा मापदंड नहीं स्वीकारा जाना चाहिए। अगर साध्य समान है, हमारा लक्ष्य अगर पवित्र है, तो हमारा साधन जो है वो भी पवित्र होना चाहिए। वो कहते थे कि राजनीति को हमें जन सेवा का माध्यम बनाना चाहिए। राजनीति जो है लाभों का बंटवारा नहीं है, राजनीति पदों का बंटवारा नहीं है, बल्कि एक समाज सेवा का एक साधन है। दूसरा, उन्होंने धर्म और राज्य के संबंधों पर भी विचार किया। गांधी जी एक्चुअली क्या थे कि धर्म और राजनीति के निकट संबंधों के जो थे समर्थक थे, लेकिन वो धार्मिक राज्य के समर्थक नहीं थे। धर्म राज्य के विचार के विरोध करते थे। गांधी जी मानते थे कि सिद्धांतिक रूप से सभी धर्म जो हैं उनके नैतिक नियम समान हैं, किंतु व्यवहार में कोई भी एक धर्म स्वयं अपने आप में पूर्ण नहीं है। गांधी जी ने संगठित धर्म और राज्य की घनिष्ठता का विरोध करते हुए कहा, वो ये नहीं चाहते थे भारत को हिंदू राज्य घोषित किया जाए या किसी दूसरे राष्ट्र जो इस्लामिक राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र घोषित थे या बौद्ध राष्ट्र घोषित थे, वो उस विचार के विरोधी थे। गांधी जी धर्म राज्य की अवधारणा के धूर विरोधी थे। इसके अलावा वो धर्म निरपेक्षता की जो पाश्चात्य अवधारणा थी उससे भी सहमत नहीं थे। गांधी जी ने यद्यपि धर्म राज्य की अवधारणा का विरोध किया, लेकिन जो सेकुलरिज्म, जो धर्म निरपेक्ष राज्य की राजनीति है, वो उसके भी समर्थक नहीं थे। राज्य को आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों से मुक्त करने का समर्थन करने वाली जो धर्म निरपेक्षता की अवधारणा है, जो पाश्चात्य सेकुलरिज्म है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है, उसको वो नहीं मानते थे। वो कहते थे कि राजनीति का आध्यात्मिकरण होना चाहिए, राजनीति में नैतिक मूल्यों के लिए स्थान होना चाहिए। पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता की अवधारणा बिल्कुल रूखी है और कोई धर्म के नैतिक नियम सही हैं या गलत है, किसी धर्म विश्वास का, धार्मिक अंधविश्वास का, पाखंड का पाश्चात्य अवधारणा विरोध नहीं करती है। राजनीति के अंदर का आध्यात्मिकरण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में नैतिक मूल्यों की, आदर्शों की जगह होनी चाहिए और वो तभी संभव है जब राजनीति नैतिकता से युक्त हो। सर्वधर्म संभाव राज्य की धारणा का समर्थक करते थे। गांधी जी कहते थे कि सर्वधर्म संभाव जो है वो हमारे हिंदू धर्म का भी मूल तत्व है और राज्य को किसी विशिष्ट संगठित धर्म को नहीं अपनाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, इस्लाम राष्ट्र घोषित कर दिया। अपितु राज्य को सभी धर्मों के प्रति समान आस्था रखनी चाहिए। राज्य को सभी धर्मों में निहित शाश्वत नैतिक नियमों के अनुसार अपनी नीतियों को नैतिक आधार प्रदान करना चाहिए। राज्य पर उनके विचार थे। गांधी जी ने कहा कि सैद्धांतिक और दार्शनिक दृष्टि से राज्य एक हिंसक और अनैतिक सत्य संस्था है। वो कहते थे राज्य बल पर आधारित है। राज्य के उपकरण कौन कौन से, हमें राज्य किस रूप में दिखाई देता है? न्यायालय के रूप में, पुलिस के रूप में, जेल के रूप में, फौज के रूप में। तो कहा राज्य इनके माध्यम से
अपना कार्य करता है। और ये सारे के सारे संगठन, पुलिस, जेल, फौज, ये बल प्रयोग करते हैं। तो बल पर आधारित संगठन है, हिंसा पर आधारित संगठन है। और गांधी जी कहते हैं राज्य की उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है, उसका अस्तित्व और उसका पोषण दोनों ही हिंसा पर आधारित है। वो कहता है कि राज्य जिन कानूनों को अच्छा कहता है उनका प्रयोग करने के लिए भी वो, उनको भी लागू करने के लिए वह बल का प्रयोग करता है, हिंसा का प्रयोग करता है। तो ये हिंसा का प्रयोग, बल का प्रयोग व्यक्ति का नैतिक पतन करता है। राज्य व्यक्ति की नैतिक इच्छा, शक्ति एवं पहल को कमजोर करके व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व के विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। कि जो संगठन हिंसा पर आधारित है, जो अहिंसा का समर्थक नहीं है, जो सत्याग्रह का समर्थक नहीं है, जो शक्ति के प्रयोग के द्वारा अपने नागरिकों को बात मानने के लिए बाध्य करता है, वो व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, व्यक्ति की नैतिक पहल को समाप्त कर देता है। गांधी जी कहते थे व्यवहारिक दृष्टि से भी राज्य, अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से विचार करें तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, एक नकारात्मक साधन है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसका महत्व है समाज में अशांति और अव्यवस्था को रोकने के लिए जरूरी है, नहीं तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन इसका उद्देश्य नकारात्मक है और ये एक नकारात्मक साध्य की प्राप्ति का एक नकारात्मक साधन है। तो आवश्यक बुराई कहते हैं गांधी जी उसको। तो कहते थे व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों में यदि हम बात करें तो उन्होंने आध्यात्मिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि वैसे तो व्यक्ति और राज्य में परस्पर विरोध पाया जाता है और व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास के लिए जरूरी है कि राज्य का अंत कर दिया जाए, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये सही नहीं होगा, क्योंकि राज्य का यदि अंत कर दिया गया तो मानव स्वभाव में कुछ दुर्बलताएं पाई जाती हैं, जैसे हिंसा, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष। ये सारी की सारी बुराइयां जो है समाज में व्याप्त हो जाएंगी और इन बुराइयों को नियंत्रित नहीं किया गया तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए उस अराजकता की स्थिति को रोकने के लिए राज्य का होना आवश्यक है, लेकिन ये एक बुराई भी है। नकारात्मक साधन के रूप में इसका अस्तित्व बनाए रखना मजबूरी है। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जरूरी है कि राज्य की शक्तियों को यथासंभव सीमित किया जाए। प्रभु सत्ता और राजभक्ति के संबंध में उनके विचार थे। गांधी जी ने कहा कि राज्य की जो प्रभु सत्ता है वो निरंकुश, अमर्यादित और असीमित हो, ये सही नहीं है। व्यक्ति साध्य है और राज्य एक साधन मात्र है, और प्रभु सत्ता का विचार मात्र ही व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। यदि राज्य अनैतिकता का पक्षधर बन जाए तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसे राज्य के प्रति अपनी भक्ति का अंत कर दे। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो अनैतिकता का पक्षधर बन गया था, तो इसलिए भारतीय जनता का कर्तव्य था कि वो ब्रिटिश राज्य के प्रति अपनी भक्ति का अंत कर देती और अहिंसात्मक, असहयोग और सविनय अवज्ञा के माध्यम से उसका विरोध करती। राज्य का एकमात्र उचित साध्य जो है वो सभी व्यक्तियों की उन्नति के लिए प्रयास करना है, अर्थात इसका सर्वोत्तम साध्य है सर्वोदय, यानी सर्वोदय के माध्यम से राज्य सभी का विकास करे। राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। राज्य का विस्तृत कार्यक्षेत्र व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। अधिकार और कर्तव्य संबंधी विचारों की यदि हम बात करें तो गांधी जी ने आध्यात्मिक और नैतिक श्रेणी के अधिकारों को ही मान्यता दी है। गांधी जी ने कर्तव्य सापेक्ष अधिकारों की व्यवस्था स्वीकार की है, यानी पहले कर्तव्य हैं और फिर अधिकार हैं। वो कहते थे अधिकारों का स्रोत ही कर्तव्य होते हैं, कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए ही हमें अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कर्तव्य के लिए कर्तव्य किया जाना चाहिए। व्यक्ति पहले अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, फिर अधिकारों की मांग करे। हम क्या करते हैं, हम अधिकारों की मांग करते हैं, कर्तव्यों की पूर्ति अपनी नहीं करते हैं। शासन संबंधी विचारों की यदि हम बात करें, गांधी जी ने जितने प्रकार के अधिनायक तंत्र और समग्रतावादी शासन थे उनकी निंदा की, क्योंकि उसका मूल आधार राज्य की हिंसात्मक शक्ति होती है और व्यक्ति के दमन और जनमत की घोर उपेक्षा में आस्था रखते हैं। व्यक्ति का जो है घोर दमन किया जाए, जनमत की घोर उपेक्षा की जाए। गांधी जी ने आधुनिक पश्चिमी लोकतंत्र का एक प्रमुख दोष ये माना है कि उसमें निहित सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, उसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सारी सत्ता जो है चुनिंदा हाथों में इकट्ठी होती चली जाती है। वो उसको सही नहीं मानते कि सारी सत्ता कुछ हाथों में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ये गलत है कि सत्ता का कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकरण हो जाए। राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचार की अपन बात करें तो गांधी जी ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद जो धारणाएं हैं उसको आध्यात्मिक एकता और सामाजिक विकास के सिद्धांतों के रूप में व्याख्या की है। वो कहते थे कि राष्ट्रीय समुदाय का विकसित रूप ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, राष्ट्रों से मिलकर ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनते हैं।
और गांधी जी ने कहा कि नैतिक दृष्टि के लिए किसी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो राष्ट्रवाद की अपेक्षा करते हुए सीधा अंतर्राष्ट्रीयवादी बन जाए, यानी व्यक्ति सीधा अंतर्राष्ट्रीयवादी बन जाए, ये संभव नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श का अनुकरण करते हुए गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रवाद का अर्थ केवल राष्ट्रीय स्तर पर मानव एकता की अनुभूति नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर भी मानव एकता का भाव राष्ट्रवाद में निहित है। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद जो है वो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है और वसुधैव कुटुंबकम के विचार का इसमें अवलंबन किया गया है। गांधी जी ने पश्चिमी लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है और आपको ध्यान भी रखना है कि गांधी जी के पाश्चात्य लोकतंत्र पर क्या विचार हैं या संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में वो क्या कहते हैं। तो गांधी जी ने पाश्चात्य लोकतंत्र, खासकर जो उसका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसकी गंभीर समीक्षा उन्होंने की है और कहा है कि सही मायनों में यह लोकतांत्रिक शासन पद्धति नहीं है। भूमिका बहुत सीमित होती है, यानी जनता की जो भूमिका है वो न के बराबर होती है। ये बहुमत वर्ग की तानाशाही को बढ़ावा देता है। एक संसद के अंदर जो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है, वो अपनी नीतियों को लागू करता है, तो बहुमत वर्ग ने उसे चुना है, तो ये अल्पतंत्र के लिए सही नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए सही नहीं है। फिर दूसरा ये कहता है कि राज्य की तुलना में राजनीतिक दल जो होते हैं वो ही इस लोकतंत्र के संचालन में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। पश्चिमी लोकतंत्र सिद्धांत रूप में इस तथ्य पर बल देते हैं कि शासन के कुशल संचालन के लिए स्वतंत्र जनमत का निर्माण होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्र जनमत का निर्माण होना संभव नहीं है। वो कहते थे कि इसमें बहुमत के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है और इसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि 51% व्यक्तियों द्वारा 49% व्यक्तियों की अनुचित रूप से उपेक्षा कर दी जाती है। यानी नीतिगत निर्णय लेने के लिए बहुमत 51% लोगों का ज़्यादा है, तो सरकार उसी अनुरूप निर्णय करती है। सदन में फैसले वोटिंग से होते हैं। अगर उस वोटिंग में 51% सांसद एक तरफ है, 49% एक तरफ, तो चाहे 49% अपनी जगह सही हो और 51% गलत हो, निर्णय उसी के हिसाब से लिया जाता है। तो ये संख्या भीड़ तंत्र पर आधारित है। बहुमत का सिद्धांत अपनी प्रकृति से एक हिंसात्मक सिद्धांत है। बहुमत का सिद्धांत अल्पसंख्यक वर्ग पर बहुमत संख्यक वर्ग की तानाशाही स्थापित करता है। एक सच्चे लोकतंत्र में जनता का विभाजन बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता। एक सच्चे लोकतंत्र में सभी स्तरों पर निर्णय का आधार संपूर्ण जनता के हितों को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने सर्वोदय के सिद्धांत पर बल दिया है। दलीय व्यवस्था से उत्पन्न दोषों की हम बात करें, दलीय व्यवस्था के दोष ये हैं कि इसका संचालन एक दलगत राजनीति द्वारा ही संभव है। व्यवहार में जनता के शासन की बजाय दलों का शासन स्थापित हो जाता है, क्योंकि संसद में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वही सत्तारूढ़ होता है। तो वो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए झूठा प्रचार, छल कपट, धन बल, बाहुबल, सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यानी जनता को भ्रम में डाल देते हैं, छल कपट का सहारा लेते हैं। वही गांधी जी ये भी कहते थे कि ये जो संसद है ये जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। पाश्चात्य लोकतंत्र में संसद दलीय अनुशासन और बहुमत के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। संसदीय प्रणाली में संसद को जनता की प्रतिनिधि संस्था माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये संस्था नहीं है। ये बहुमत प्राप्त दल के प्रधानमंत्री की संस्था के रूप में कार्य करती है। संसदीय प्रणाली में शासन की सारी शक्ति एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री के हाथ में निहित हो जाती है, जिसे किसी भी तरीके से लोकतंत्र के अनुरूप नहीं माना जाता। बात कर सकते हैं कि इस समय देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने हठधर्मिता अपना रखी है। एक तरफा निर्णय लिए जाते हैं, अचानक नोटबंदी कर दी जाती है, अचानक जो है जीएसटी लागू कर दिया जाता है बिना किसी तैयारी के। तो ये अचानक किसान बिल पास कर दिए जाते हैं बिना किसी चर्चा के, बिना नीति के, बिना किसानों की राय जाने। तो इससे कई बार ये प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियों का केंद्रीकरण सही नहीं है। ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जो सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो पाई जाती है, इसमें जनता का वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं होता। सत्ताधीशों के द्वारा सत्ता का अनियंत्रित और मर्यादाहीन प्रयोग किया जाता है। ये भी गांधी जी ने आलोचना करते हुए कहा है कि ये जो पाश्चात्य लोकतंत्र है ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का समर्थक है। पाश्चात्य लोकतंत्र में कहा तो ये जाता है कि यह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मानवीय मूल्यों पर आधारित है
और एक न्यायपूर्ण समाज की रचना करता है, लेकिन वास्तव में हम देखें तो ये पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ों को मजबूत करता है, जो सारे लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की विरोधी है। यानी पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो धन बल वाले लोगों को बढ़ावा देती है, उन्हीं के हाथ में सत्ता होती है, समाज में भी उनकी पकड़ होती है, राजनीति उनकी गुलाम बन जाती है और गरीब जो है और गरीब होते चले जाते हैं। तो पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने का शासन है। निष्कर्ष के शब्दों में हम कह सकते हैं कि निस्संदेह यूरोपियन देशों में जनता के हाथ में राजनीतिक सत्ता रहती है, किंतु स्वराज्य नहीं रहता। वास्तविक स्वराज्य की स्थापना तब होगी जब राम राज्य को अपनाया जाए, जब हम न्यासीता पर आधारित ग्राम स्वराज्य की स्थापना करें, तभी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। प्रश्न जो बार बार आया हुआ है एग्जाम में, आपको याद भी करना है कि गांधी के राजनीतिक विचारों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए या गांधी के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है, आपको करना है ये प्रश्न। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें भी आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।